क्वेश्चन नंबर 32 तक अपन ने सॉल्व कर लिए थे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अपने आप में एक डेरिवेशन थी क्वेश्चन नंबर 31, 32 दोनों। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि कई क्वेश्चनों का क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है। तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है उनको अपन एक एक करके सोल्व करेंगे, ABCD करके दिए हुए हैं। तो देखिए पहले अपन इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो अपन लिख दें। तो लास्ट क्वेश्चन है अपनी इस चैप्टर का, NCERT बुक के चैप्टर नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहे हैं कणों के किसी निकाय कणों के किसी निकाय की गति को, कणों के किसी निकाय की गति को, कणों के किसी निकाय की गति को, इसके द्रव्यमान केंद्र की गति को, इसके द्रव्यमान केंद्र की गति, कणों के किसी निकाय की गति को इसके द्रव्यमान केंद्र की गति और द्रव्यमान केंद्र के परितः है, और द्रव्यमान केंद्र के परितः है, या सापेक्ष भी कह सकते हैं। कणों के किसी निकाय की गति को इसके द्रव्यमान केंद्र की गति और द्रव्यमान केंद्र के परितः है, गति में परितः है, गति में अलग अलग करके विचार करना, अलग अलग करके विचार करना। ये तो एक कॉमन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब देखिए, अब है इसमें सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, यानी कि सिद्ध करना है। उसमें नंबर A, अब यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ABCD करके हैं। तो पहले अपन A नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं P ऑफ I, P को मैं स्मॉल p से ले रहा हूं क्योंकि स्मॉल p से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेखीय संवेग को, जबकि कैपिटल P से अपन ने रिप्रेजेंट किया था शक्ति को। तो देखिए P ऑफ I इज इक्वल टू P ऑफ I डैश वेक्टर प्लस M ऑफ I VCM वेक्टर। ये इक्वेशन आपको दी गई है। ये इक्वेशन अपन को प्रूफ करनी है, सिद्ध करना है। P ऑफ I वेक्टर इज इक्वल टू P ऑफ I डैश वेक्टर प्लस M ऑफ I VCM वेक्टर। जहां कौन क्या क्या है वो अपन लिख देते हैं। जहां P ऑफ I वेक्टर ये है स्मॉल m द्रव्यमान का कण है I वे नंबर का, यानी कि M ऑफ I द्रव्यमान वाले I वे कण का संवेग है, I वे कण का क्या है, संवेग है। यहां पर P ऑफ I और P ऑफ I डैश और P ऑफ I डैश, ये जो है अपने पास ये वैल्यू है M ऑफ I V ऑफ I डैश, इन दोनों का गुणनफल है। यहां पर ये अपन को दिया हुआ है। फिर यहां ये कह रहे हैं ध्यान दें कि कौन क्या है। देखो ध्यान दें, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं V ऑफ I डैश जो वेक्टर है ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष I वे कण का वेग है, केंद्र के सापेक्ष I वे कण का वेग है। ध्यान रखना भाई, फर्क क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। इसी में क्वेश्चन के अंदर और भी पार्ट बना दिए गए हैं। इसी में आगे यूं भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इसी में अगला ये भी प्रूफ करा रहे हैं कि द्रव्यमान
केंद्र की परिभाषा का उपयोग करते हुए, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा का उपयोग करते हुए द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा का उपयोग करते हुए यह भी सिद्ध कीजिए कि अब देखिए क्या सिद्ध करवा रहे हैं, ये सिद्ध करवा रहे हैं कि समेशन या सिग्मा कहते हैं, सिग्मा पी ऑफ आई डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ये भी अपन को सिद्ध करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर ए अपने आप में दो क्वेश्चनों का क्या है, ग्रुप है। अब देखिए इसे अपन अब सोल्व करते हैं। इसमें मैं क्या करता हूं, मैंने मान लिया कोई एक निकाय है, पहले अपन इसके बारे में लिखते हैं। देखो एक्स वाई मूल बिंदु, मैंने ये मान लिया कोई दृढ़ पिंड है। इस दृढ़ पिंड के अंदर कोई आई हुआ कण यहां है जिसका कि द्रव्यमान है m ऑफ आई है, और इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष है r ऑफ आई वेक्टर, और इस पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यह है, यानी कि Cm सेंटर ऑफ मास, या मैं इसे केवल Cb कह सकता हूं, यहां पर सेंटर ऑफ मास है, और इस द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है वो है RCm वेक्टर। अब देखो इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस आईवे कण की, ये आईवा कण है, आईवे नंबर का, इस आईवे कण की स्थिति सदिश क्या है, देखो मैं अगर इसको यूं लूं तो ये इसकी स्थिति सदिश है R ऑफ आई डैश वेक्टर, ये इसकी सदिश हो गई और ये परिणामी हो गई। यहां अपन ने क्या देखा, त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं अपन सदिशों का। वापिस से देखें, ये कोई पिंड है जिसमें स्मॉल m द्रव्यमान का कण जो कि आईवे नंबर का है, उसका स्थिति सदिश आर आई वेक्टर है, उसका द्रव्यमान केंद्र पिंड के लिए RCm वेक्टर है, और ये इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस कण की स्थिति क्या है, RI डैश वेक्टर है, ये डैश स्थिति है। अब देखो यहां पहले अपन इसके बारे में लिख दें कि क्या अपन ने माना है, माना कि आईवे कण का द्रव्यमान जो आईवा है, माना कि आईवे कण का द्रव्यमान Mi, वे स्थिति सदिश माना आईवे कण का द्रव्यमान Mi, वे स्थिति सदिश RI वेक्टर है, R ऑफ आई भी बोल दें इसे, वेक्टर है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का कर दो, चलो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCm वेक्टर है, ये अपन ने लिखा है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है, RCm वेक्टर है। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अगर अपन इसकी बात करें तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आईवे कण, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आईवे कण का स्थिति सदिश तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आईवे कण का स्थिति सदिश RI डैश वेक्टर होने पर, चित्र से देखो RCm वेक्टर प्लस RI डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, RI वेक्टर बन जाएगा।
तो चित्र से अपने पास इक्वेशन क्या आ रही है, आर आई वैक्टर इज इक्वल टू आर सी एम वैक्टर प्लस आर आई डैश वैक्टर। ये समीकरण अपने पास आ रही है सदिशों के नियम से, ये कह सकते हैं त्रिभुज के नियम से भी कह सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपको, देखो स्थिति सदिश अगर आपके पास आ गई, आपको क्या ज्ञात करना है, संवेग। इसका मतलब आप इसका टी के सापेक्ष अगर अवकलन कर देते हो तो आपके पास यहाँ वेग आ जाएगा, और वेग को अगर आप द्रव्यमान से अपन गुणा कर देते हैं तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, संवेग बन जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 1 का, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी आर आई वैक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी आर सी एम वैक्टर प्लस डी अपॉन में डी टी आर आई डैश वैक्टर। ये लो, यहाँ ये समीकरण आ गई है। अब इससे आगे की स्टेप्स को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ ये तो क्या बन जाएगा, वी आई वैक्टर बन जाएगा। यहाँ तो ये क्या बन जाएगा, वी आई वैक्टर, ये लो। और ये बन जाएगा वी सी एम वैक्टर प्लस ये बन जाएगा वी आई तो होगा लेकिन किसका होगा, डैश वाला, वी आई डैश वैक्टर। समीकरण नंबर 2 आ गई, जहां वी सी एम वैक्टर, जो वी सी एम वैक्टर है यहां पर ये द्रव्यमान केंद्र का वेग है, जहां वी सी एम वैक्टर द्रव्यमान केंद्र का क्या है, वेग है। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 को मैं अगर एम आई से गुणा कर दूं तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा जो ये पूछ रहे थे। तो देखो समीकरण 2 को एम आई से गुणा करने पर, तो देखिए एम आई यानी कि एम ऑफ आई, एम ऑफ आई कह दो, एम आई कह देते हैं अपन इसे, वी आई वैक्टर इज इक्वल टू एम आई वी सी एम वैक्टर प्लस एम आई वी आई डैश वैक्टर। अब यहाँ अगर ये इस रूप में इक्वेशन मेरे पास आ गई है तो आप गौर कीजिएगा, यही अपने को प्रूफ करना था, क्योंकि यहाँ ये क्या आ गया है, पी आई वैक्टर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा मेरे पास एम आई वी सी एम वैक्टर प्लस ये बन गया है डैश वाला यानी कि पी आई डैश वैक्टर, या मैं इसे कह सकता हूँ पी आई वैक्टर इज इक्वल टू पी आई डैश वैक्टर प्लस एम आई वी सी एम वैक्टर। ये लीजिए, इति सिद्धम, हैंस प्रूव। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। यह मैंने क्लियर कर दिया। देखो बुक के अंदर इसको केवल वी ले रखा है, मैंने वीसीएम लिखा ताकि ये चीज़ अपने पास क्लियर हो जाए। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड एक पार्ट और है, एक आई, उसमें क्या कह रहे हैं कि ध्यान दें। देखो इसके बाद ये कह रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा का उपयोग करते हुए, यानी यहाँ से है अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा का उपयोग करते हुए ये भी सिद्ध कीजिए कि सिग्मा पी आई डैश वैक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0 है। एक बार आप इसे इतना नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस अगले पार्ट को भी अपन इसमें क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि देखो कैसे क्या आता है।
देखिए अब अपन इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसे अपन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, यानी कि सेकंड पार्ट। एक तो अपन प्रूफ कर लिया, तो देखो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, चूंकि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस फॉर्मूले से अपन देते हैं, याद कीजिएगा, RCM वेक्टर इज इक्वल टू, अभी भी मैंने इसको RCM ही लिया था ताकि अपने लिए आसान रहे। RCM वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा M ऑफ I, यानी कि M वे कण के लिए, फिर उसकी स्थिति R ऑफ I अपॉन में सिग्मा MI। ये अपने पास इक्वेशन आती है। अगर इसके अंदर अपन ये स्थिति मान लें कि यदि निर्देश तंत्र का मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर मान लिया जाए, यदि निर्देश तंत्र का मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर मान लिया जाए तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या ले लिया जाएगा, इसमें 0। यानी इस तरह से कह दिया जाए कि यदि निर्देश तंत्र का मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर मान लिया जाए तो, यदि निर्देश तंत्र का मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में RCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और साथ के साथ ध्यान रखना, अगर निर्देश तंत्र का मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर मान लिया है तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू तो 0 हो गई, लेकिन R ऑफ I डैश दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये होगा, मान लिया जाए तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू 0 एवं R ऑफ I वेक्टर इज इक्वल टू R ऑफ I डैश वेक्टर, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ऐसा है, तब देखो, इसलिए 0 इज इक्वल टू सिग्मा M ऑफ I, अगर यहां ये 0 है, सिग्मा M ऑफ I, इसको मैं क्या कर सकता हूं, RI डैश भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये मान तो इसमें 0 ही है। चलो, और ये इसके बराबर है, RI इसके इक्वल कर दिया अपॉन में सिग्मा MI। तो देखो ये क्या रहेगा मेरे पास, सिग्मा MI RI डैश वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या हो गया भाई, 0 हो गया। अगर यहाँ तक मेरे पास ये 0 आ गया है, अब देखिएगा इस समीकरण को मैं t के सापेक्ष अवकलित कर दूं, तो समीकरण को अगर मैं t के सापेक्ष अवकलित कर रहा हूं, देखिए ध्यान रखना, अगला पार्ट यानी कि A वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33 का जो A पार्ट है, उसका अगला पार्ट मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। यानी कि A वाला जो हिस्सा है उसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में तो अपन प्रूफ कर दिया, दूसरे पार्ट में अपन प्रूफ कर रहे हैं सिग्मा MI RI डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। अब देखो इसमें मैं अगर इसको t के सापेक्ष अवकलित करता हूँ तो देखो MI ये D RI डैश वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये फिर 0 हो गया, सिग्मा MI। अब मैं इसे क्या कह सकता हूँ, VI डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसके आगे का स्टेप्स भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। सिग्मा, ये तो हो गया भाई मेरे पास PI डैश वेक्टर हो गया, क्योंकि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, समवेग, और ये आ गया है 0। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था अगले पार्ट में। इति सिद्धम, ये लो भाई 33वें क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी कि A, और A का भी दूसरा पार्ट ये अपन ने सोल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन 33वें का एक पार्ट पूरा हो गया है। अब अपन इसके अंदर सेकंड जो है पार्ट नंबर B, उसकी अपन बातें करें। एक बार आप इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।